प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। हिंदी साहित्य BA पार्ट सेकंड, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी। कल मैंने आपको नई इकाई में संचार के माध्यमों, संचार की परिभाषाएं और संचार के कार्य, इन पर चर्चा की। आज उसी इकाई में आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने संचार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करूंगा। सामान्यतः संचार के प्रकार जो हैं वो कई रूपों में विभाजित किए हैं, जिनमें पहला है औपचारिक संचार, दूसरा होता है अनौपचारिक संचार, तीसरा होता है क्षैतिजिक संचार, चौथा होता है समतलीय संचार। इस प्रकार से इन रूपों में संचार को विभाजित किया है। लेकिन संचार, औपचारिक संचार क्या होता है? औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत संचार में संदेश का संचरण निश्चित रूप से किया जाता है। औपचारिक संचार दो रूपों में होता है, लिखित और मौखिक रूप में होता है, परंतु यह किसी संस्था में व्यक्ति के पद या स्तर के आधार पर होता है। औपचारिक संचार में संस्था के अधिकारी अपने पद या स्थिति के आधार पर विभिन्न नियमों या कार्यविधियों की औपचारिकता में बंधे रहते हुए अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देने की स्थिति में संचार का उपयोग करते हैं। औपचारिक संचार की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति। दूसरा होता है औपचारिक संचार प्राय क्रमबद्ध, सुपरिभाषित एवं नियंत्रित होते हैं। औपचारिक संस्थाओं में सूचनाओं के संचरण का मार्ग सुनियोजित होता है और औपचारिक संचार में त्रुटिपूर्ण सूचनाओं और अफवाहों पर कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से ये औपचारिक संचार लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक संचार व्यवस्था संप्रेषक या संचारक और प्रापक के मध्य अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर करती है। अनौपचारिक संचार अभिव्यक्ति, भाव-भंगिमाओं, संकेतों, हाव भावों या मूकता के रूप में व्यक्तिगत या समूह स्तर पर हो सकता है। इस प्रकार से अनौपचारिक संचार की भी निम्न विशेषताएं हैं। अनौपचारिक संचार सामान्य मामलों में संपादन में सामूहिक मनोबल को ऊर्जा प्रदान करता है। अनौपचारिक संचार में सूचनाओं के विनिमय में कम समय लगता है। प्रभावी जनसंपर्क के लिए अनौपचारिक संचार सर्वाधिक उपयोगी होता है। अनौपचारिक संचार में नवीन विचारों और सुझावों को प्रोत्साहन मिलता है। अनौपचारिक संचार प्रबंधन में एक प्रभावी यंत्र के सदृश कार्य करता है तथा दूसरों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों को प्रभावित करता है। अनौपचारिक संचार में शुद्ध सूचनाओं का संप्रेषण त्वरित गति से होता है। अनौपचारिक संचार संबंधों में एकरूपता बनाए रखने, समस्याओं के निवारण में और विलगता को भावना को दूर करने में प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक संचार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है क्षैतिजिक संचार। क्षैतिजिक संचार के दो रूप होते हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, जिसको इस प्रकार से कहा जा सकता है। अधोमुखी संचार में निम्नलिखित और मौखिक माध्यम का उपयोग दोनों औपचारिक अनौपचारिक रूप में होता है। अधोमुखी संचार के लाभ निम्न है कि इसमें संस्थागत उद्देश्यों और नीतियों की जानकारी देने में इससे सहायता मिलती है और साक्ष्य निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। अधोमुखी व्यवस्था में विषय वस्तु का अवलोकन, पुनरावलोकन भविष्य के संदर्भ में भी किया जा सकता है। अधोमुखी संचार प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में परिमार्जन संभव है, लेकिन अधोमुखी संचार की परेशानियां भी हैं, हानियां भी हैं। संदेश संचार में अधिक समय लगता है। एक मार्गीय संचार के कारण स्पष्टीकरण, शिकायत आदि की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से अधोमुखी संचार में कुछ कमियां भी हैं। फिर आता है ऊर्ध्वमुखी संचार। ऊर्ध्वमुखी संचार अधोमुखी के बिल्कुल विपरीत है। जब संचार में विचारों का आदान प्रदान नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसे ऊर्ध्वमुखी संचार कहते हैं। जब कोई
संप्रेषक अपने उच्च अधिकारी को कोई सुझाव देता है तब ऊर्ध्वमुखी संचरण लिखित या मौखिक माध्यमों के आधार पर संभव होता है, जिसमें रिपोर्ट, सुझाव, शिकायत एवं ग्रीवेंस प्रपत्रों में होता है। इसलिए इसके कई लाभ भी हैं। ऊर्ध्वमुखी संचार उपयोगी सूचनाएं एवं तथ्य देने में उपयोगी है, जिनके आधार पर निर्णय में आसानी रहती है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ऊर्ध्वमुखी माध्यम वृद्धि और विकास में सहायक होता है। नंबर 3, संस्था के प्रभावी संचालन के लिए ऊर्ध्वमुखी संचार में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता एवं सहभागी वृत्ति की वृद्धि होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों, उपलब्धियों, भावी योजनाओं के विषय में समय समय पर जानकारी मिलती रहती है और उनके विचारों से अवगत रहते हैं। इस प्रकार से चौथा है समतलीय संचार। जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे समतलीय संचार कहते हैं। समतलीय संचार को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पगडंडी संचार, पार्श्विक संचार, दिशात्मक संचार और इंटरस्केलर संचार। समतलीय संचार में एक ही व्यक्ति के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के मध्य, एक ही विभाग के अधिकारी के मध्य, एक कंपनी की विभिन्न इकाइयों के महाप्रबंधकों के मध्य, क्षेत्रगत सेल्फ प्रबंधकों के मध्य हो सकता है। इस प्रकार से संचार को इन 4 रूपों में विभाजित किया है और उसके बाद इस समतलीय संचार को श्रव्य संचार के रूप में, दृश्य संचार के रूप में और दृश्य श्रव्य संचार के रूप में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार से समतलीय संचार जो है वो 3 रूपों में, श्रव्य संचार के रूप में, दृश्य संचार के में और दृश्य श्रव्य संचार के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें टेलीविजन, फिल्म, रंगमंच आदि आते हैं। श्रव्य संचार में हम देखते हैं होल्डिंग्स, रेडियो, मूकाभिनय, कठपुतली, कार्टून, शारीरिक क्रियाकलाप, कंप्यूटर, इंटरनेट, फोटोग्राफ आदि आते हैं। और श्रव्य संचार में सिर्फ रेडियो, टेलीविजन, संगोष्ठी, इनमें सब चीज़ में सुनने वाली चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य संचार, ये तीनों संचार या समतलीय संचार के प्रमुख अंग के रूप में हमारे सामने आते हैं और इनसे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अब आता है संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताएं, जहाँ संचार का उद्देश्य सूचनाओं और अनुभवों को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, दूसरों को प्रोत्साहन और परिवर्तन है, वहीं संचार की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता है संचार जटिल, प्रतीकात्मक, समस्या युक्त एवं विरोधाभासी प्रकृति का होता है। सामान्य रूप में संचार प्रक्रिया तब व्यवहृत होती है जब कोई न कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है, प्राप्त तथा विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार संचार संदेश में ग्राह्य युक्तता प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है संचार का प्रभावी होने के लिए उसका सार्थक होना भी आवश्यक है। प्रभावी तथा सार्थक होकर ही संचार उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान की क्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संपन्न होती है। संदेश में अनुभव, वर्तमान व्यवहार एवं भविष्य की आवश्यकता निहित है। इस प्रकार संप्रेषण में 2 व्यक्तियों में सार्थकता का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता है संदेश प्रेषण से पूर्व संप्रेषक को स्वतः उक्त सूचना, तथ्य और विचार को हृदयगम कर लेना चाहिए। तत्पश्चात श्रोताओं की पसंद और संचार माध्यम पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4 विशेषता है संचार में सफलता की प्राप्ति के लिए संग्राहकों, प्रापकों के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण उपस्थित करना चाहिए। नंबर 5वीं विशेषता है संग्राहक प्रापक पर संदेश के प्रभाव का मूल्यांकन अपेक्षित है। इस प्रकार से संचार की ये प्रमुख विशेषताएं और अब आता है संचार के प्रमुख तत्व। संचार के प्रमुख तत्वों के रूप में पहला तत्व है जिसको जे पॉल लिंगस ने संचार की प्रक्रिया के लिए इन निम्न तत्वों का उल्लेख किया है। पहला तत्व है संप्रेषक या संचारक का स्रोत, कम्युनिकेशन ऑफ सोर्स। दूसरा है संदेश, मैसेज ऑफ कंटेंट। तीसरा है
संचार माध्यम या संचार सारणी, कम्युनिकेशन चैनल्स। नंबर 4 है संकेतीकरण, एनकोडिंग। नंबर 5 है संकेत वाचन, डिकोडिंग। नंबर 6 आता है संचार बाधा, कम्युनिकेशन नोटिस। नंबर 7 आता है संग्राहक, प्रापक अथवा प्राप्तकर्ता, रिसीवर। और 8 नंबर है प्रतिक्रिया, फीडबैक। इस प्रकार से संचार के ये 8 तत्व जे पॉल लिंगस ने निर्धारित किए हैं। इनके बाद आता है संचार के विविध रूप। संचार के जो विविध रूप हैं उनमें वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और समूह संचार, जनसंचार और पारंपरिक संचार आते हैं। संचार के क्षेत्र, संचार के जो क्षेत्र हैं वो मौखिक, अमौखिक, व्यापक, प्रबंध, श्रव्य, दृश्य माध्यम के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये संचार के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब बात ये आती है कि जनसंचार के लाभ क्या हैं। जनसंचार माध्यम और गैर राजनीतिक तरीकों से राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोगी होता है। नंबर 2, दैनिक मंडी समीक्षा के प्रकाशन से राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में सहयोग करता है। नंबर 3, जनसंचार माध्यम द्वारा कला और साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना। नंबर 4, आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बिंदुओं पर व्यापक बहस का आधार प्रदान करना। नंबर 5, राष्ट्रीय राजनीति को दिशा निर्देश और प्रगतिशील विचारधारा के राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने की भूमिका का निर्वहन करना। नंबर 6, समाज स्तर पर जनसंचार माध्यमों से व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यक्तिगत स्तर पर निम्न परिवर्तन होते हैं: ध्यानाकर्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा, सूचना, कौशल, रुचि, बिंब, प्रवृत्ति, व्यवहार आदि। इस प्रकार से संचार के प्रमुख ये लाभ हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था संचार के प्रमुख तत्व, इन तत्वों पर विस्तृत चर्चा हम कल की कक्षा में निश्चित रूप से आपके सामने करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।